Dear students, एसोसिएट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अब जैसे इस नाम से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग इन द ब्लड। तो जो ड्रग की जो मिकदार हमारे ब्लड में पहुंचती है उस मिकदार को, उस फ्रैक्शन को, उस परसेंटेज ऑफ द ड्रग को हम कहते हैं कि जी ये बायो अवेलेबल है। ये अब इफ़ेक्ट करने के लिए, ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए अब ये रेडी है ये ड्रग। ठीक है। अब जब इसकी एग्जैक्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये तो जस्ट मैंने आपको इसका, इस ड्रग का जो एक लिटरल मीनिंग थी वो मैंने आपको बताई। लेकिन इसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि इट इज़ द फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ द ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड या प्लाज्मा इन केमिकली अनचेंज फॉर्म। अब केमिकली अनचेंज फॉर्म से क्या मुराद है, हम आगे स्लाइड्स पे जाते हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताई हुई, एक डायग्राम मैंने खुद बनाई है और आपको बताया है कि जी अगर हम एक ओरल ड्रग लेते हैं जिसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 500 mg, और स्टमक में जाने के बाद यानी जीआईटी में जाने के बाद वो 25 mg यहाँ पे मेटाबलाइज हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। उसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू यही ड्रग जाती है लिवर में, और लिवर इसको मज़ीद मेटाबलाइज कर देता है, जिसको हम दोबारा से कहेंगे कि द ड्रग हैज़ बीन गॉन थ्रू फर्स्ट पास इफेक्ट। और लिवर इस जीआईटी के मुकाबले में कुछ ज़्यादा परसेंटेज यानी 75 mg ऑफ द ड्रग को मेटाबलाइज कर देती है। उसके बाद ड्रग ब्लड के थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है, हार्ट में जाती है और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। जो 400, अब ये देखिए 25 mg यहाँ पे मेटाबलाइज होगी, इनएक्टिव होगी, और 75 मिलीग्राम यहाँ पे इनएक्टिव होगी, मेटाबलाइज होगी। असल में जीआईटी ने और लिवर ने इन दोनों ड्रग्स को दो डिफरेंट जगह पे मेटाबलाइज कर दिया, केमिकली ऑल्टर कर दिया। ठीक है। और जो 400 मिलीग्राम की टेबलेट बच गई है ब्लड में हमारे पास, so this amount of the drug which has been reached the systemic circulation blood plasma, this amount of the drug we will call it the bioavailability of this orally administered drug। तो एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ओरल कैविटी से लेके ब्लड तक जो मूवमेंट है ड्रग की, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो 400 हमारे पास यहाँ पे ब्लड में आ गई है, तो इसको हम कहेंगे कि 400 mg अब एब्जॉर्ब हो चुकी है, एंड दिस अमाउंट, दिस परसेंटेज, दिस फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग इज नोन एज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दिस ड्रग। ठीक है जी। So the fraction or percentage of the drug that reaches the systemic circulation in chemically unchanged form, active form में, following any route of drug administration, following administration by any route। आप किसी भी रूट से कोई भी मेडिकेशन, कोई भी ड्रग आप देते हैं और वो ड्रग आपके ब्लड में केमिकली अनचेंज फॉर्म में जाती है, तो उस परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ ड्रग को हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। अब यहाँ पे एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताई हुई है, और मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट से आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल 100 mg ऑफ अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड orally and 70 milligram of this drug has been absorbed and reaches the systemic circulation in chemically unchanged form, so the bioavailability will be 70%। ठीक है। 70 मिलीग्राम ब्लड में पहुंच गई ये ड्रग, और 30 मिलीग्राम जीआईटी में और लिवर में जाके मेटाबोलाइज हुई है। सो बायोअवेलेबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं एफ से। सो एफ मींस फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है जी, या परसेंटेज ऑफ द ड्रग। सो बायोअवेलेबिलिटी डिफर्स विद डिफरेंट रूट्स। अब मैंने आपको, जब मैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा था, मैंने आपको एक कुछ आपको बताई थी कि जी ओरल कैविटी की जो ओरली हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो अनप्रिडिक्टेबल है। सबकुटेनियस का मैंने आपको बताया था, इसी तरह से रेक्टल का बताया था, और प्लस आईवी का बताया था। आईवी का मैंने बताया था आपको कि 100% होती है, क्योंकि ब्लड में डायरेक्टली आप ड्रग को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें कोई जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट, लिवर की इन्वॉल्वमेंट, कोई भी मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सबलिंगुअल का मैंने आपको बताया था कि नियरली 90% होती है। ठीक है। रेक्टल का मैंने आपको बताया था कि नियरली 50% होती है। आप 32 लेस देन 100 माइंड में रखें इसको।
तो डिफरेंट रूट्स की डिफरेंट बायोअवेलेबिलिटीज होती हैं। ओरल की हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 5 से लेके लेस देन 100 mg तक, 100% तक होती है। तो इसमें जो दूसरी स्लाइड है जिसमें बायोअवेलेबिलिटी की जो फार्मूला है वो बताया हुआ है। एफ इज डिटरमाइंड बाय, हम बेसिकली स्लाइड पे थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी हम कैसे मालूम करते हैं, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस रूट की बायोअवेलेबिलिटी किस तरह से होती है। हम असल में ओरल कोई भी ड्रग हो उसका कंपैरिजन हम इंजेक्टेबल आईवी से करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है हमारे पास, और आपने किसी भी रूट का बायोअवेलेबिलिटी आपने मालूम करनी है तो उसको हम इसके साथ कंपेयर करके मल्टीप्लाई बाय 100 हम इस तरह से बायोअवेलेबिलिटी का हम फ्रैक्शन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एफ इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द प्लाज्मा लेवल ऑफ अ ड्रग आफ्टर अ पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम ओरल रूट की बायोअवेलेबिलिटी देखना चाह रहे हैं कंपेयर टू आईवी रूट, ठीक है, विद प्लाज्मा लेवल अचीव्ड आफ्टर द आईवी इंजेक्शन। सो दो किस्म की चीज़ें इसमें होती है। हम मेजर करेंगे एरिया अंडर द कर्व बिटवीन ब्लड कंसंट्रेशन एंड टाइम ऑफ बोथ रूट्स। कैलकुलेट द बायोअवेलेबिलिटी एज, सो बायोअवेलेबिलिटी को हम एफ से एक्सप्रेस करते हैं। एरिया ए यू सी का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ, यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ओरल कैविटी की, ओरल रूट की ड्रग्स को डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व ऑफ इंजेक्टेबल आईवी ड्रग मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम बेसिकली इस तरह की एक ग्राफ डिज़ाइन करते हैं जिसमें जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग, और वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं। तो इस लेवल पे आप देखें कि जब हमने ये इंजेक्शन सिरिंज का बताया हुआ है कि जब आप इंजेक्शन आप देते हैं आईवी रूट के थ्रू, ड्रग इंजेक्टेड थ्रू आईवी रूट, तो यहाँ पे आप देखें कि एकदम से ड्रग की जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में एकदम से अचीव हुई है, बहुत ज़्यादा इमीडिएटली अचीव हुई है, ठीक है। अब यहाँ से स्लोली ग्रेजुअली ये ड्रग नीचे की तरफ आ रही है, और अ, उसके बाद ये विद पैसेज ऑफ टाइम इसका डिक्लाइन हो रहा है, ये ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है और बॉडी से निकल रही है, ठीक है। तो हम बेसिकली इस कर्व के ये जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व ए यू सी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे उस ड्रग का जो ड्रग हमें बताई हुई है कि उसको आपने इसके साथ कंपेयर करके मल्टीप्लाई बाय 100 से आपने डिवाइड करना है बेसिकली। तो अब आप देखें कि एक ड्रग है वो आपने ओरल दी है, ये देखें एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओरल ड्रग। तो आपने ड्रग यहाँ पे दी और उसने क्या किया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव करने के बाद एक एक सस्टेनेबल प्लेट्यू के फॉर्म में प्लाज्मा में इसने सस्टेनेबिलिटी के लिए एक कंसंट्रेशन अचीव की है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ड्रग जो आपने दी है ओरली, उसने प्लाज्मा लेवल आईवी के मुकाबले में इतना ज़्यादा अचीव कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जीआईटी में और लिवर में इसने मेटाबोलाइज होना है, उसके बाद एक सस्टेनेबल और एक कंटिन्यूस इफेक्ट प्लाज्मा में इसने देना है। और पैसेज टाइम ऑफ के साथ आप देखें कि इस ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो अब ये देखें कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओरल को आप कंपेयर करें, ये देखें यहाँ से लेके ये जो डार्क ब्लैक कलर में बताया हुआ है और फिर ये जो ग्रे कलर में बताया हुआ है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। तो आप बेसिकली इस तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर इस ग्राफ में बताया हुआ है 3 किस्म की ड्रग्स को कंपेयर किया हुआ है। अब आप नीचे से इसको पढ़ें ताकि आपको ये ग्राफ भी समझ में आ जाए, और मैं आपको डिस्कस करके भी बताता हूँ कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व्स डिपिक्टिंग द बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंसेस बिटवीन 3 प्रिपरेशंस ऑफ ड्रग कंटेनिंग द सेम अमाउंट। अब ड्रग ए बी सी को आप तीनों ने, आप समझ लें कि पेन किलर के तौर पे आपने दिया है, और तीनों की कंसंट्रेशन 100 mg है, ड्रग ए बी सी की, ठीक है। अब नोट करें कि फॉर्मुलेशन बी इज मोर स्लोली एब्जॉर्ब देन ड्रग ए। लेफ्ट साइड पे जो वाई एक्सिस है यहाँ पे प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है, और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया हुआ है, और ये एक और डॉटेड लाइन बताई हुई है थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग।
थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है कि जिस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं कि प्लाज्मा में उसकी जो एक ड्रग की जो एक अमाउंट है, मिकदार है, वो अचीव हुई है उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पेन किलर की बात की है। आपको चोट लगती है और आपको पेन फील होता है, तो क्या ये ड्रग ए, ड्रग बी और ड्रग सी, तीनों की मैंने आपको बताया कि 100 mg तीनों की स्ट्रेंथ है और तीनों एज अ पेन किलर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि ड्रग ए ने प्लाज्मा कंसंट्रेशन, वो वाली थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन प्लाज्मा में अचीव कर ली है जहाँ पे इसका जो इफेक्ट है एज अ पेन किलर ड्रग सी और बी के मुकाबले में सबसे बेहतर है। ठीक है। अब ड्रग बी को आप देखें ड्रग ए के साथ कंपेयर किए, ये इसने तो एक स्लोली तो ड्रग एब्जॉर्ब हुई है, उसका इफेक्ट भी बॉडी में काफी देर तक है, लेकिन ये इतनी अच्छी पेन किलर के तौर पे साबित नहीं हुई है जितनी ड्रग ए है। क्यों? उसकी वजह ये है कि इसका जो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है, इसने इवन इसको टच भी नहीं किया, इट इज बिलो दी थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ए। और सी को आप देखें, इसने तो बी के मुकाबले में बिल्कुल भी कंसंट्रेशन अचीव नहीं की है और ना ये ड्रग बी के मुकाबले में ज़्यादा देर तक बॉडी में रही है। तो ड्रग आपने दी, इसने हल्का सा थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट की और वापस डिक्लाइन होने शुरू हो गई, ड्रग मेटाबोलाइज हुई और बॉडी से निकलनी शुरू हो रही है। ठीक है। तो अब आप इसको कंपेयर इस तरह से कर सकते हैं कि ड्रग ए इज मच बेटर देन ड्रग बी बायोअवेलेबिलिटी को अचीव करने में, अपना थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन अचीव करने में। ड्रग बी इज मच बेटर देन ड्रग सी। तो आप इसको इस तरह से कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ orally administered ड्रग? ये जो बायोअवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रल रूट पे एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जीआईटी में और लिवर में जो ड्रग्स मेटाबोलाइज हो रही है, वो फैक्टर्स बेसिकली अफेक्ट कर रहे होते हैं कि फलाने ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी, फलाने रूट की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट मैंने आपको लास्ट एब्जॉर्प्शन में भी बताया था कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ये आगे जाके मैं मजीद आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मुलेशन, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनके माइंड में भी एक बात होती है कि जी हम जो ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इसकी प्रिडिक्टेबल बायोअवेलेबिलिटी ओरल रूट के थ्रू कितनी होनी चाहिए या एक्सपेक्टेड कितनी है। ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो तमाम फैक्टर्स जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं जीआईटी से ड्रग को, वो तमाम फैक्टर्स बायोअवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करेंगे। तो हम वो वाली फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमने एब्जॉर्प्शन में डिस्कस नहीं किए हैं, वो हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है। जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हमने डिटेल से वहाँ पे नहीं पढ़ा था, जस्ट एक मैंने आपको एक डायग्राम आपको मैंने बताई थी कि जी फर्स्ट पास इफेक्ट या प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन ये चीज़ होती है। सो हम अगर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इट इज़ द मेटाबॉलिज्म या इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बिफोर इट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है जी। अब इस डायग्राम पे मैं वापस आपको लेकर आऊंगा। ये इसमें आप देखें कि 500 mg की हमने एक ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दी थी और 25 mg फर्स्ट पास इफेक्ट के थ्रू, मेटाबॉलिज्म के थ्रू जीआईटी में इनएक्टिव होगी, मेटाबॉलिज्म होगी। फिर 75 मिलीग्राम यहाँ पे भी इनएक्टिव होगी। तो ये 100 mg अगर दोनों को आप कंबाइन करते हैं, ब्लड में जाने से पहले 100 mg हैज बीन एलिमिनेटेड बिफोर इट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। तो ये 100 mg लिवर ने और जीआईटी ने मिलके उसको मेटाबोलाइज कर दिए, इनएक्टिव कर दिया है। तो इस किस्म के मेटाबॉलिज्म को हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट या प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन। प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग के पहुंचने से पहले वो मिकदार ऑफ द ड्रग, वो अमाउंट ऑफ द ड्रग जो कि जीआईटी में और लिवर ने उसको मेटाबोलाइज कर चुकी है। ठीक है। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब बायोअवेलेबिलिटी का फर्स्ट पास इफेक्ट के साथ इनडायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देखें जितना फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होगा, ब्लड में ड्रग कम पहुंचेगी। ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट डिपेंड अपॉन द एनाटॉमिकल साइट फ्रॉम विच द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस।
आमतौर पे लिवर को मेटाबॉलिज्म का, प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन का या फर्स्ट पास इफेक्ट का एक मेन ऑर्गन समझा जाता है। इसके अलावा गट में, जैसे मैंने आपको बताया, स्टमक में, जीआईटी में, लंग्स में, स्किन में, बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो कि मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग्स को, लेकिन मेनली आप लिवर को माइंड में रखें और जीआईटी को माइंड में रखें। First pass metabolism. Liver is the most important organ where the first pass metabolism of the orally administered drugs occur, leading to low bioavailability. जितनी ज़्यादा होगी फर्स्ट पास इफेक्ट, उतनी ही ड्रग प्लाज्मा में कम पहुंचेगी केमिकली अनचेंज फॉर्म में। जितनी ड्रग की जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो कम होगा, ड्रग लिवर में और जेआईटी में कम मेटाबोलाइज होगा, उतनी ही बायोअवेलेबिलिटी उस ड्रग की बेहतर होगी, ज़्यादा उसका थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जिस डिज़ायर, जिस काम के लिए आप दे रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं, वो ज़्यादा और जल्दी अचीव होगा। ड्रग विथ हाई फर्स्ट पास इफेक्ट, वो कौन सी एग्जांपल हैं ड्रग्स की जिनकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है? अब देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन मैंने आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बताया था कि इसकी जो, अगर आप ओरली इंजेस्ट करते हैं स्टमक में, ये मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी, इसीलिए हम जुबान के नीचे रखते हैं सबलिंगुअल रूट्स हैं। इसी तरह से लाइडोकेन है, प्रोपेनोलॉल है, मॉर्फिन है, पेंटाजोसिन है, पैरास्टामोल है, प्राजोसिन है, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो लिहाजा इनकी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय हम इनका रूट चेंज करके इनकी बायोअवेलेबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। द हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द अल्टरनेटिव रूट्स, जैसे मैंने आपको बताया। ओरल के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं? सबलिंगुअल रूट में ड्रग को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस रूट के थ्रू आप ड्रग दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल के थ्रू दे सकते हैं, इंजेक्टेबल्स के थ्रू दे सकते हैं। हाई ओरल डोजेज, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे, इस वाली एग्जांपल में मैं आपको लेकर आता हूँ। अब आपका टारगेट है कि यहाँ पे ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो एटलीस्ट 500 mg यहाँ पे ब्लड में अवेलेबल हो, उसकी बायोअवेलेबिलिटी ब्लड में 500 हो। तो आप क्या करेंगे, 500 के बजाय इसको 750 mg आप दे देंगे पेशेंट को। ठीक है। 750 में क्या होगा, 50 मिलीग्राम यहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएगी, 100 या 125 यहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट 500 mg यहाँ पे ब्लड में आपके पास अचीव हो जाएगी, जिसको हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग की जब आप डोज बढ़ाते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो है उसका, जो जीआईटी में और लिवर में है, वो जितना इस मेटाबोलाइज हो रही थी ड्रग, जो बाकी अमाउंट बची है वो ऑलमोस्ट उतनी ही पहुंचेगी जितनी आपने ड्रग यहाँ से दी है। जैसे मैंने 500 की बजाय 750 आपको बता दिया, और आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन, आपका टारगेट था कि 500 तक ड्रग पहुंचे। तो लेस डोजेस विल बी गिवन इन हेपेटिक डिजीजेस, जाहिर सी बात है जहाँ पे ड्रग ने मेटाबोलाइज होना है वहाँ पे अगर कोई डिजीज है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, यानी इन्फ्लेमेशन है लिवर की, या कोई और डिजीज है, तो ऐसी ड्रग्स आप कम डोजेज में देंगे जहाँ पे उस ड्रग ने जाके मेटाबोलाइज होना है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग इंटरेक्शन ये क्या होती है, आगे जाके स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। अब ड्रग इंटरेक्शन से मुराद ये है कि जैसे टेट्रासाइक्लिन की एग्जांपल मैंने एब्जॉर्प्शन में भी आपको बताई थी, अगर ऐसी ड्रग्स आप डेयरी मिल्क के साथ या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ या एंटासिड्स के साथ आप लेते हैं, एंटीबायोटिक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, तो ये क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन इन डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, एंटासिड के साथ अनएब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जिनको हम कैल्शियम चिलेट्स या टेट्रासाइक्लिन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या होती है, इस ड्रग के साथ मिलके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये अनएब्जॉर्बेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं और स्टूल में, जीआईटी में, फेसिस के थ्रू एज इट इज निकल जाती हैं। तो इनकी बायोअवेलेबिलिटी ना होने के बराबर होती है। अब जिस पर्पस के लिए, जिस इन्फेक्शन के लिए आपने टेट्रासाइक्लिन दी थी वो तो अचीव होगी नहीं, पेशेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए लिहाजा हम कहते हैं कि हर वो ड्रग जो आप लेते हैं कोशिश करें एक तो खाली पेट लें, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन एम्प्टी स्टमक। ठीक है। एक तो उसकी डाइल्यूशन नहीं होगी, दूसरी बात क्या होगी कि आपने मिल्क को अवॉइड करना है हर ड्रग के साथ ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमें बायोअवेलेबिलिटी से क्या ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें जो है ना वो कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने से पहले।
चेंज इन बायोअवेलेबिलिटी में लीड टू अंडर मेडिकेशन एंड ओवर मेडिकेशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ये वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। अननेसेसरी इनडिस्क्रिमिनेट चेंज ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अदर कंपनीज मस्ट बी अवॉइडेड। बिला वजह एक पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको शुगर है, उसको एक क्रॉनिक डिजीज है और वो कंट्रोल्ड भी है, यानी हाइपरटेंशन है एंड डायबिटीज है और वो कंट्रोल है, उस स्पेसिफिक जो कंपनी है, वो जिसने वो एंटी डायबिटिक या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बनाई है और वो उसकी वो डिजीज कंट्रोल है, तो बिला वजह बगैर किसी रीज़न के आपने कोशिश करनी है कि आप उनकी ब्रांड्स को, उसकी प्रिपरेशंस को, उसके कंपनी को आप चेंज ना करें बगैर किसी वजह के। हाँ, अगर कंट्रोल नहीं है, जैसे शुगर उसकी कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यूज ऑफ अल्टरनेटिव रूट्स। मैंने आपको बताया कि ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग की जो अवेलेबिलिटी होती है वो अगर कम होती है कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स में, तो आप उसके रूट्स को चेंज करके बायोअवेलेबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। हाई ओरल डोजेस दे के आप बेहतर कर सकते हैं। इट गिव्स एन एस्टिमेशन ऑफ द ड्रग अवेलेबल फॉर द एक्शन। मैंने आपको बताया था कि अगर आप पेन किलर ले रहे हैं किसी मकसद के लिए और उसने थेरेप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव नहीं की, तो आपका पेन रिलीफ नहीं होगा। तो आपको अब ये बताता है, ये बायोअवेलेबिलिटी आपको ये चीज़ बताती है कि उस ड्रग का एक्शन क्या अचीव होगा या नहीं होगा, यानी उसकी बायोअवेलेबिलिटी के लिए जितनी मिकदार थेरेप्यूटिक प्लाज्मा में अचीव होनी है, जितनी रिक्वायर्ड है, क्या वो अचीव होगी या नहीं। इट कैन डिटरमाइन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक ड्रग है, मैं आपको बताता हूँ कि जी एक ड्रग मैंने एक पेशेंट को दी और उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% है। तो अब मैंने जस्ट आपको बायोअवेलेबिलिटी का बताया कि आईवी है, तो आपको आइडिया हो गया कि ये ड्रग तो ऑफ कोर्स आईवी रूट के थ्रू दी है। इट कैन डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग। अब जो इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट में और एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के थ्रू आप दे सकते हैं एज कम्पेयर टू ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, अब एक पेन किलर है, इंजेक्टेबल पेन किलर है और एक ओरल पेन किलर है। ठीक है। अ, उसको हम दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ओरली एडमिनिस्ट्रेड पेन किलर यानी पेनाडोल की हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अब वो आप दिन में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा भी आप ले सकते हैं पेन को, फीवर को कम करने के लिए। लेकिन जो इंजेक्टेबल है उनका हमने स्पेसिफिक टाइम रखा होता है कि जी इस टाइम पे आपने बीडी के अलावा, बीआईडी के अलावा, यानी 2 टाइम्स के अलावा या 3 टाइम्स के अलावा आपने ज़्यादा इंजेक्टेबल्स आप नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हम बताती है, यानी दिन में 2 मरतबा हम दे सकते हैं, 3 मरतबा दे सकते हैं, 4 मरतबा। कुछ ड्रग्स होती हैं जिस दिन में आप 5 मरतबा भी लेते हैं, जैसे एंटीवायरल ड्रग्स हैं ए साइक्लोवीर। ठीक है। इंडिविजुअल वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू द सेम ड्रग ऑफ सेम डोज ऑफ द ड्रग। ये भी अगली स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेस डोज इन हेपेटिक डिजीजेस। अब bioavailability of orally administered drugs may lead to under or over medication। अब under medication से क्या मुराद है? If there is decreased bioavailability, the required plasma concentration is not achieved. The desired therapeutic effect will not be produced। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल, सिर्फ एक मैं मिसाल दूंगा, बाकी जब आप सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, स्टेरॉइड्स की, एंटी कन्वर्जेंट्स की, एंटी एपिलेप्टिक्स की, तब आपको समझ आएगी। अब एंटीमाइक्रोबियल से मुराद ये है कि हम यहाँ पे एक एंटीबायोटिक की एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखें, अंडर मेडिकेशन आप कर रहे हैं तो थेरेपेटिक फेलियर होगा। जिस पर्पस के लिए आप जो मेडिकेशन आप दे रहे हैं, अगर उसकी डोज प्रॉपर नहीं होगी, उसकी बायोअवेलेबिलिटी, ड्रग की जो अवेलेबिलिटी है प्लाज्मा में वो प्रॉपर नहीं होगी जितनी रिक्वायर्ड है एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप पेशेंट के पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं और पेशेंट को एक्सपोज कर रहे हैं इन एंटीबायोटिक्स के लिए, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए। यानी जब आप दोबारा इस तरह की मेडिकेशन आप देंगे और बार बार आप दे रहे हैं पेशेंट को कम डोज में एंटीबायोटिक, कम टाइम के लिए, यानी आप अगर एंटीबायोटिक की जो कोर्स है वो कम से कम 7 डेज तक होना, 5 to 7 डेज तक ये मिनिमम डोज बनता है। ठीक है। अगर आपने पेशेंट को, एक पेशेंट है 70 kg का या 75 mg का, उसको डोज बनती है 500 mg की क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरासिड के नाम से आती है, आपने उसको दी है 250 mg सुबह शाम। ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन है उसको, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में हम देते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में आप क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं, अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आप देते हैं।
आपने उसको दिए 250 mg, उसको रिक्वायर्ड है 500 mg। तो मुझे ये बताएं कि अगर 250 आप देते हैं सुबह शाम 5 to 7 डेज तक और उसको फ़ायदा नहीं है, तो आपने पेशेंट के पैसे भी ज़ाया कर दिए 250 mg दे के। आप अंडर मेडिकेशन कर रहे हैं। आपकी जो बायोअवेलेबिलिटी है ड्रग की क्लेरिथ्रोमाइसिन की, वो प्लाज्मा में इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको ये देनी चाहिए थी 500 mg की सुबह शाम फॉर 5 to 7 डेज। तो आप क्या कर रहे हैं, थेरेप्यूटिक फेलियर आपका होगा। जिस पर्पज के लिए आप दे रहे हैं वो फेल हो जाएगा। थेरेप्यूटिक फेलियर का ये मतलब है। ठीक है। अब ओवर मेडिकेशन से क्या मुराद है? अगर आपने एक टैबलेट, एक मेडिसिन आपने ज़्यादा डोज में दे दी है और उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप ये भी ठीक नहीं कर रहे हैं अपने पेशेंट के साथ। इफ़ देयर इज इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी द प्लाज्मा कंसंट्रेशन विल बी हाई एंड प्रोड्यूसिंग मोर एडवर्स इफेक्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली विद ड्रग्स जिनकी लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होती है, जैसे डिजॉक्सिन एंड लिथियम। ये दोनों आप एक सीवीएस में ये वाली जो डिजॉक्सिन है ये हम कार्डियोवैस्कुलर हार्ट फेलियर में पढ़ेंगे सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी में, और ये सीएनएस में हम पढ़ेंगे लिथियम। वेयर द डोजेज नीड प्रिसाइज मॉनिटरिंग, जैसे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स या ओरल एंटी कोगुलेंट ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ड्रग की मिसाल दूंगा। जब आप पूरी फार्माकोलॉजी इंशाल्लाह मेरे साथ पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ों की क्लियरेंस हो जाएगी, और वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में भी है। और डिजॉक्सिन कैसे हमने डिजॉक्सिन को प्रिस्क्राइब करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, लिथियम को हम कैसे इसकी प्लाज्मा मॉनिटरिंग करते हैं और क्या मामला होते हैं इसमें। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की एग्जांपल बताऊंगा, जैसे गेट फॉर्मिन है, इसमें ग्लिमिपिराइड है एंड मेटफॉर्मिन है। ये डायबिटिक पेशेंट्स को हम देते हैं प्लाज्मा में मौजूद जो ग्लूकोज है उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अगर ये ड्रग आप ज़्यादा मिकदार में देते हैं तो इन ड्रग्स की जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 mg ग्लिमिपिराइड दे दिए और 500 मेटफॉर्मिन दे दिए एक 75 mg के पेशेंट में, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 5.8 है या 6 है, और उसको रिक्वायर्ड इतनी ही है, आपने इसकी डबल डोज दे दी है, यानी 1000 mg मेटफॉर्मिन आपने दे दिए और 4 mg ग्लिमिपिराइड दे दिए। इस कॉम्बिनेशन में ये आपने 2 टैबलेट्स उसको प्रिस्क्राइब कर दी है सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम। तो क्या होगा कि ये ड्रग प्लाज्मा में मौजूद ग्लूकोज लेवल को बहुत जल्दी और फास्ट कम कर देगी। ठीक है। तो क्या होगा, आपको सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया आपको महसूस होंगे। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का लेवल ब्लड में कम होने को कहते हैं। आपको ट्रेमर्स शुरू हो जाएंगे, हार्ट रेट आपका ज़्यादा हो जाएगा, स्वेटिंग आपको हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। और डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन हो जाएगी, और सर चकराने शुरू हो जाएगा, और आपको बेहोशी और वनूदगी और ये सारी चीज़ें आएंगी, डिजीनेस आपको शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या किया है, बेसिकली आपने इस केस में ड्रग की जो डोज है आपने प्रॉपर नहीं रखी है, आपने ज़्यादा कर दी है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उस ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अचीव हो जाएगी। ठीक है, थेरेप्यूटिक लेवल बहुत ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ टॉक्सिसिटी जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी ज़्यादा आएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है। अब थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या चीज़ है? It is the range of the doses at which medication is effective without unacceptable adverse effects। अब ये यहाँ पे एक ग्राफ बताया हुआ है वारफरिन का। मैं आपको एग्जांपल दूंगा थियोफाइलिन की। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ ड्रग है लेफ्ट साइड पे, नीचे हमें क्या बताया हुआ है, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा में। जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर का ग्राफ बताया हुआ है ये मिनिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है उस ड्रग की जो आप दे रहे हैं, कि अगर आपकी ड्रग ने ये वाली चीज अचीव नहीं की तो इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा आपकी बॉडी में। राइट साइड पे क्या है कि अगर उस ड्रग की मिकदार आप जितनी बढ़ाएंगे, जहाँ पे अनवांटेड इफेक्ट्स यानी एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ से शुरू होने जा रहे हैं, अगर आप इससे और मजीद ड्रग को यहाँ पे लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट शुरू हो जाएंगे, और अगर आप ड्रग की कंसंट्रेशन मजीद बढ़ाएंगे तो ड्रग की मजीद एडवर्स इफेक्ट्स, अनबेरेबल अनएक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे इस लेवल पे जहाँ पे ये एरो बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैं आपको थियोफाइलिन की एग्जांपल बताऊंगा। इट इज़ एंटी एस्थेमेटिक ड्रग। अब मिनिमम कंसंट्रेशन ड्रग की क्या है यहाँ पे थियोफाइलिन की, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए
8 mg पर लीटर के उसमें हम देते हैं, डोजेज में हम देते हैं। यानी ये जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर का है, ये मिनिमम कंसंट्रेशन ड्रग की बॉडी में इतनी होनी चाहिए ताकि आपको एस्थमा से रिलीफ मिल सके। अब मैक्सिमम आप कहाँ तक लेके जा सकते हैं? 18 मिलीग्राम तक। 18 मिलीग्राम पर लीटर के लिए आपको क्या करना होगा? इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। यहाँ से अब एडवर्स इफेक्ट्स यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 8 से 18 के बीच में ड्रग को रखा हुआ है तो इट इज एक्सेप्टेबल। अगर आपने 18 से 20 कर दिया, 20 से 24 कर दिया, फिर 25 कर दिया, 30 कर दिया, तो अनएक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट्स थियोफाइलिन के आने शुरू हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो जितनी ज़्यादा थेरेप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा हो, द हाइयर द थेरेप्यूटिक इंडेक्स द सेफर इज द ड्रग। अब जितनी ये जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है यहाँ से यहाँ तक, ये जितनी ज़्यादा होगी, अगर ये ड्रग जो ग्रीन कलर है और दूसरी रेड के बजाय मैं यहाँ पे एक ड्रग एक लाइन ड्रॉ करता हूँ रेड के बजाय, तो ये मज़ीद वाइडन हो गई ये चीज़, थेरेप्यूटिक इंडेक्स मज़ीद वाइडन होगी। तो जितनी ज़्यादा होगी थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक विंडो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ड्रग सेफ होगी। जितनी ये कम होगी, अब इसके मुकाबले में, रेड के मुकाबले में अगर मैं मज़ीद यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ तो ये बहुत छोटी सी थेरेप्यूटिक इंडेक्स की एक रेंज बन जाएगी। आप समझ लें कि 8 से लेके 12 तक मिलेगी थियोफाइलिन की। ठीक है? तो बहुत ही मतलब 8 से मैं कम रखूंगा तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा। 12 से मैं जैसे ही 13 14 पे मैं जाऊंगा तो एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये बनता है। इनडिस्क्रिमिनेट चेंज ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अदर कंपनीज मस्ट बी अवॉइडेड। मैंने आपको बताया कि चेंज ऑफ ड्रग्स ब्रांड में लीड टू नॉन बायोइक्विलेंस, बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, हैंस थेरेप्यूटिक फेलियर या टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। आपने बिला वजह किसी भी ड्रग, किसी भी पेशेंट के ड्रग को चेंज नहीं करता अनटिल एंड अनलेस कि अगर उसकी जो कंट्रोल है, शुगर का कंट्रोल या उसके हाइपरटेंशन का कंट्रोल, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, अगर वो अचीव नहीं हो रहा, उसका कंट्रोल नहीं आ रहा, फिर बेशक आप उसको चेंज कर दें। यूज ऑफ अल्टरनेटिव रूट्स। अब ड्रग्स विद हाई hepatic first pass effect metabolism should be given by the other routes other than oral। अब लाइडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, आप मुख्तलिफ कंडीशन में आप देते हैं। अगर ये आप ओरली देते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है? तो क्या करते हैं आप कि इसको आईवी में आप कन्वर्ट करके आईवी रूट में के थ्रू आप देते हैं, जिससे फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो अवॉइडेड होगा 100% और ड्रग जाके इफेक्टिव रहेगी। रेक्टल सपोजिटरीज हम दे सकते हैं। अब दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको कहते हैं बायो इक्विवेलेंस एंड थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टू रिलेटेड ड्रग्स में लीड टू, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैन्युफैक्चरर है वो भी बड़ा रोल प्ले करता है ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी में। सिर्फ जीआईटी और लेवल ही नहीं है, बल्कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी बड़ा रोल है। बायो इक्विवेलेंस क्या है? द प्रॉपर्टी वेयर द टू ब्रांड्स ऑफ द ड्रग पोजेसेस सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी। जैसे कंपनी वन है या कंपनी ए समझ लें, वो भी एक सेम ड्रग बना रही है जिसकी बायोअवेलेबिलिटी सेम है। 100 mg की एक टैबलेट बना रही है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 70% है, यानी 70 मिलीग्राम ड्रग प्लाज्मा में पहुंचेगी। दूसरी कंपनी है, वो भी सेम ड्रग बना रही है और उसकी भी 100 mg की टैबलेट है, और वो भी 30 मिलीग्राम लिवर में और जीआईटी में जाके मेटाबलाइज हो रही है और 70 मिलीग्राम प्लाज्मा में पहुंच रही है। तो इन दोनों कंपनीज की जो ड्रग्स है जिनकी बायोअवेलेबिलिटी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी की तरह है और एग्जैक्टली उनकी बायोअवेलेबिलिटी एक जैसी है, ऐसे दो ड्रग्स को हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंट ड्रग। सही है? थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस क्या है? व्हेन द टू सिमिलर ड्रग्स आर थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट इफ दे हैव कंपेरेबल एफिकेसी एंड सेफ्टी। दो ड्रग्स हैं, दो डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं, लेकिन दो इन दोनों की जो एफिकेसी है, द मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग इज कॉल्ड एफिकेसी, और दोनों की सेफ्टी भी एक ही जैसी है 100%। तो तब हम कहेंगे कि ये दोनों ड्रग्स थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट हैं। देयर इज इक्विवेलेंस, थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंस इन बोथ ऑफ दीज ड्रग्स। हाई ओरल डोजेज में हम, मैंने आपको बताया था, जैसे एक शुरू वाली डायग्राम थी कि अगर हम हमारा जो टारगेट है वो प्लाज्मा में 500 mg को अचीव करना है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 500 mg रखनी है,
तो उसमें आपने ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स को आप 750 मिलीग्राम दे के, यानी उसकी जो डोज है, आपने उसको ज़्यादा दे के उस प्लाज्मा कंसंट्रेशन को आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सम ड्रग्स हैव हाई फर्स्ट पास इफेक्ट मेटाबॉलिज्म दैट मे बी इफेक्टिव इफ गिवन ओरली इन हाई डोजेस। जैसे वेरापेमिल की एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। हाई oral doses of verapamil may be given as metabolites are not toxic। इसकी जो मेटाबोलाइट्स होती हैं ये टॉक्सिक नहीं होती, तो आप इसकी डोजेस को आप ज़्यादा दे सकते हैं। लाइडोकेन हैज़ मेटाबोलाइट्स टॉक्सिक टू सीएनएस, सो कैनॉट बी गिवन ओरली, हैज़ टू बी गिवन आईवी। अगर आप इसकी डोजेस को, लाइडोकेन की डोजेस को आप ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और आप चाहते हैं कि ये ओरली ही मैं दूं, आप जब इसकी डोज को बढ़ाएंगे तो इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो सीएनएस में जाके इंटर होंगे और एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके जो मेटाबॉलिज्म के बाद, फर्स्ट पास इफेक्ट के बाद जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, यानी जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं इसके, वो अगर टॉक्सिक हैं तो ऐसी ड्रग्स आप नहीं देंगे। जबकि वेरापेमल के ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप हाई डोजेज में दे सकते। इंडिविजुअल वेरिएशन in response to the same drug of the same dose of the drug. The drugs with high extraction ratio will show marked variation in bioavailability between the subject because of the differences in hepatic function and blood flow. अब इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट है, पेशेंट ए और पेशेंट बी। पेशेंट ए को आपने दिया है 100 mg की एक पेन किलर आपने दी है, उसका जो हेपेटिक ब्लड फ्लो है, लिवर के जो फंक्शन है और हेपेटिक ब्लड फ्लो है बहुत बेहतर है। तो वो उसका, और उसकी एज भी यंग है और वो एक्टिव है, एथलीट है, एक्सरसाइज भी करता है, तो ऐसे पेशेंट ड्रग को ज़्यादा मेटाबोलाइज करेगा। उसकी जो हेपेटिक ब्लड फ्लो है और फंक्शन है वो बहुत अच्छा है, बेहतर है, इम्प्रूव्ड है, एज कम्पेयर टू पेशेंट बी, जिसकी हेपेटिक फंक्शन भी अच्छा नहीं है, उसकी एज भी ज़्यादा है और उसका हेपेटिक ब्लड फ्लो भी बेहतर नहीं है, तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म की, जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म है वो कम हो, वो ज़्यादा मेटाबोलाइज वो कम करेगा। उसको जो इनएक्टिवेशन है वो ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी, और प्लाज्मा में जो ड्रग पहुंचेगी वो ज़्यादा पहुंचेगी। ठीक है। अगर पेशेंट ए है जो एथलीट है, जो यंग है, जिसके हेपेटिक और जो हेपेटिक फंक्शन है और ब्लड फ्लो है, 100 mg की टेबलेट मेटाबोलाइज करेगा और वो 40 mg को मेटाबोलाइज करेगा और उसकी बायोअवेलेबिलिटी 60 मिलीग्राम होगी, एज कम्पेयर टू वो पेशेंट जिसका एज भी ज़्यादा है, हेपेटिक फंक्शन भी बेहतर नहीं है, ब्लड फ्लो भी बेहतर नहीं है उसकी, वो 10 मिलीग्राम मेटाबोलाइज करेगा, क्योंकि वो अच्छा मेटाबोलाइजर नहीं है। ठीक है। और उसकी जो प्लाज्मा में ड्रग पहुंचेगी वो कितनी पहुंचेगी, 90 मिलीग्राम पहुंचेगी। आप इसको इस तरह से समझिए। लेस डोज इन हेपेटिक डिजीज, ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी भी पेशेंट को आप ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग दे रहे हैं और उसकी जो लिवर का फंक्शन है वो डिस्टर्ब है, डिजीज्ड है वो ऑर्गन, तो ऐसे पेशेंट्स को आप डोज कम देंगे और कोशिश करेंगे कि वो ड्रग जीआईटी में या किडनीज में मेटाबोलाइज हो जाए। In severe hepatic cirrhosis, portal system shunt, the dose of the drug will, with a large extraction ratio and hepatic first pass effect should be decreased, otherwise toxicity due to increased bioavailability may occur। अब लिवर है वो ऑलरेडी मेटाबोलाइज, वो ऑलरेडी डिजीज्ड ऑर्गन है, वो उसमें सिरोसिस हो चुका है, हेपेटाइटिस है उसको, वो ऑर्गन ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसी ड्रग्स जो लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज होंगी, वो ड्रग्स मेटाबोलाइज, यानी उसकी अगर आप ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग दे रहे हैं तो ऐसी ड्रग्स लिवर में कम मेटाबोलाइज होंगी, क्योंकि लिवर का फंक्शन, उसकी ब्लड फ्लो, उसके जो मेटाबॉलिज्म का जो वो है फंक्शन है वो कम है। ठीक है। अगर 100 mg की एक टेबलेट नॉर्मल बंदे में 30 मिलीग्राम मेटाबोलाइज हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में 95% ड्रग लिवर मेटाबोलाइज नहीं करेगा, ओनली 5 मिलीग्राम मेटाबोलाइज करेगा और 95 mg को लिवर में, ब्लड में पहुंचा देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे ड्रग की जो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा अचीव होगी, उसकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा होगी, उसका इफेक्ट भी ज़्यादा आएगा और एडवर्स इफेक्ट्स भी ज़्यादा आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटा सा टॉपिक था बायोअवेलेबिलिटी का। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह वो हमारा होगा
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। और फिर हाफ लाइफ भी हम पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, और मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग पढ़ेंगे, जिसमें फेज़ वन फेज़ टू और वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।